हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज 23 सितंबर की अपनी इंडियन एक्सप्रेस की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। बिफोर दैट, अगर आपको सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सेशन को लाइक करना और अपना वैल्यूएबल फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एनालिसिस। सबसे पहले तो कल हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने 16 से 22 पूरे वीक के ही आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, बट 22 के कुछ आर्टिकल्स रह गए थे, वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज तो ये, बट हम स्टार्ट करेंगे 23 के आर्टिकल से। ठीक है, सो देर वॉज एन आर्टिकल अबाउट नॉइज पॉल्यूशन। बट इस आर्टिकल की प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि आर्टिकल बहुत अच्छा है, नो डाउट, है ना। हु आर वी टू क्रिटिसाइज समबडी, बट आर्टिकल काफी अच्छा है। इन्होंने बताया है कि नॉइज पोल्यूशन कैसे एक प्रॉब्लम है, हाउ इज इट अ हेवी बर्डन, फेलियर्स क्या क्या है एंड पाथ अहेड क्या है। बट पाथ अहेड में सिर्फ इतना लिख के छोड़ दिया है कि मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अब मॉनिटरिंग क्या हो सकती है? अगर हमको अपना आंसर लिखना होगा तो हमको तो प्रॉपर बताना पड़ेगा मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैंने ऐड कर दिया है, तो हम होलिस्टिकली इसको डिस्कस करेंगे। राइट, व्हाट आर द साइंटिफिक मेथड्स टू मेजरमेंट कैसे की जाए नॉइज पोल्यूशन की, और साथ में प्रिवेंट कैसे किया जाएगा उसके वेज भी यहाँ पे लिस्ट डाउन मैंने कर दिए हैं। ठीक है, तो हम होलिस्टिकली इस आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आर्टिकल में लिखा है दैट नॉइज पोल्यूशन का हमने लीगली भी हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक प्रॉब्लम है, और मेडिकली भी रिकॉग्नाइज कर लिया। अब लीगली जो एयर एक्ट है 1981 का, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, उसमें हमने इसको एज अ पॉल्यूटेंट रिकॉग्नाइज किया है। ठीक है, बकायदा इसको पॉल्यूटेंट रिकॉग्नाइज किया गया है। और मेडिकली भी ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि नॉइज से क्या होता है, हाइपरटेंशन, स्लीप डिस्ट्रप्शन और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल में होती है। और साथ में कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, जैसे आपकी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज और ये सब। देखो यार, जब कभी घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो, तो आप लोगों ने खुद भी देखा होगा कि शाम होते होते हमारे खुद के सर में दर्द होने लग जाता है। राइट, हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज वैसे ही कम हो जाती हैं, कुछ मन नहीं करता पढ़ाई लिखाई करने का भी, और कुछ भी ऐसा काम जिसमें हमारा माइंड यूज होना हो वो करने की क्षमता हमें नहीं रहती। तो अल्टीमेटली ये तो है कि नॉइज पोल्यूशन हमको बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है, और ये भी देखा गया है कि इससे अल्टीमेटली प्री मेच्योर डेथ्स बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, सो प्रॉब्लम है, रिकॉग्नाइज कर लिया है, बट अल्टीमेटली इस पे कुछ खास काम नहीं हुआ है, ऐसा आर्टिकल में लिखा है। देखो, इसको कह रहे हैं कि दिस इज अ हैवी बर्डन। डब्ल्यूएचओ ने रिकॉग्नाइज किया है, उन्होंने एक बेसिकली एक हेल्दी लिमिट दी है, एक डे टाइम एक्सपोजर दिया गया है कि ये 55 डेसिबल ए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डेसिबल, यू नो कि साउंड को मेजर करने की साउंड की यूनिट है बेसिकली डेसिबल। बट ये ए क्या है? क्या है ये डेसिबल ए? ए बेसिकली बता रहा है कि ये होता है वेटेड स्केल। इसको एक तरह से वेटेड स्केल कह रहे हैं। समझाती हूँ मैं बेसिकली क्या है ये ए क्या है। ह्यूमंस के लिए ये इस तरह के स्केल्स आगे होते हैं, डेसिबल के साथ इस तरह के स्केल होते हैं। जैसे कुछ साउंड्स हम सिर्फ डेसिबल में मेजर करते हैं, कुछ डेसिबल ए में, एंड देन कुछ डेसिबल बी में, ऑलराइट, और फिर सी में। तो अल्टीमेटली ये जो डेसिबल ए है जो इन्होंने बताया है, ये है ह्यूमंस के लिए कितना नॉइज परसीव किया जा रहा है, यानी कि नॉइज की फ्रीक्वेंसी क्या है। ये जो साउंड थी उसकी बेसिकली फ्रीक्वेंसी क्या थी। साउंड की यूनिट हमने देख ली कि 55 डेसिबल का साउंड या 55 डेसिबल तक का एक्सपोजर डे टाइम में किया जा सकता है एक रेजिडेंशियल एरिया में। ना डब्ल्यूएचओ की लिमिट है 55 डेसिबल ए। याद रखना है, इस पे भी कभी क्या पता क्वेश्चन आ जाए, है ना। अगर नॉइज पोल्यूशन पे क्वेश्चन आना हो तो इन्हीं फैक्ट से आ सकता है। राइट, सो 55 डेसिबल ए, ये डब्ल्यूएचओ ने लिमिट बताई हुई है, और हम डिस्कस कर रहे थे कि ये ए क्या चीज है बेसिकली। सो दिस इज अ वेटेड डेसिबल, जो बताता है कि जो नॉइज है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। राइट, और ये फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि कितना ज्यादा सेंसिटिव ह्यूमन एयर होगा व्हेन इट कम्स टू ए। ये जो डेसिबल वेटेड डेसिबल ए है,
ये ए बताता है ह्यूमन स्पेस का स्पेशली क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जैसे सी है तो सी बेसिकली ऐसी फ्रीक्वेंसीज को कवर करता है जो हम सुन ही नहीं सकते, वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी है। और एक तरह से इम्पैक्ट इम्पैक्ट साउंड्स होते हैं ना कि एकदम से आया एंड देन अल्टीमेटली गायब, कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए जो साउंड आती है और जो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है वो सी में कवर होती है। बट ए देखते हैं तो ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए बेसिकली ह्यूमंस पे इम्पैक्ट इसका डिस्कस करता है। ठीक है, ह्यूमन के ईयर पे किसी एक साउंड का क्या इम्पैक्ट होगा। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द फ्रीक्वेंसी। कई बार जो ये वन डे एग्जामिनेशन होते हैं इसमें क्वेश्चंस भी आता है कि साउंड की या फ्रीक्वेंसी क्या है बेसिकली, तो हम उसमें लिख देते हैं 20 हर्ट्ज टू 20,000 किलो हर्ट्ज। क्या है ये? 20,000, 1000 वाला के है और एक किलो हर्ट्ज वाला के है। ठीक है, मतलब कि 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की साउंड अगर होगी तो वो हमको नहीं सुनेगी, या 20,000 किलो हर्ट्ज से कम की साउंड होगी तो वो भी हमको नहीं सुनेगी। राइट, फ्रीक्वेंसी अगर 20,000 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होगी तो हमारा ह्यूमन ईयर परसीव ही नहीं कर पाएगा, या इससे कम होगी तो भी नहीं कर पाएगा। तो अल्टीमेटली बात क्या है कि डेसिबल प्रॉब्लमेटिक नहीं है, कि साउंड साउंड वो जो हम मेजर कर रहे हैं डेसिबल में वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फ्रीक्वेंसी। मेन प्रॉब्लम क्रिएट करती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से पता चलता है कि हमारा कान इस पर्टिकुलर साउंड के लिए सेंसिटिव है या नहीं। जैसे ये जो ए है ये मेनली मिड रेंज में जो फ्रीक्वेंसी आती है उनको स्टडी करता है, और वही इंपॉर्टेंट भी है। देखो, लो होगी तो सुनेगी नहीं, हाई होगी वो भी नहीं सुनेगी, वो परसीव भी नहीं कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम है मिड रेंज से, तो ये मिड रेंज को ही मेनली मेजर करता है। ऑलराइट, समझ आ गया? डेसिबल ए, ए का मतलब है वेटेड डेसिबल, जो अल्टीमेटली साउंड प्रेशर लेवल को मेजर करने का काम करता है, जिससे पता चलता है कि हमारा जो कान है वो में से कितना ज्यादा सेंसिटिव है किसी एक पर्टिकुलर साउंड के लिए, या अलग अलग साउंड्स के लिए कितना ज्यादा सेंसिटिव होगा। ठीक है, और ये एक तरह से इसको हम क्या कह सकते हैं कि ये परसीव्ड लाउडनेस भी इसको बोल सकते हैं, कि हम कितना ज्यादा परसीव करेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, कोई एक साउंड आई जिसको अगर हमने डेसिबल में मेजर किया तो वो आई 1000 डेसिबल। बहुत ज्यादा लग, सॉरी 100 डेसिबल, ज्यादा लग रहा है। बट हो सकता है कि देर इज अ साउंड जो 85 डेसिबल की हो। राइट, 85 डेसिबल की हो बट अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो। राइट, मैंने एग्जाम्पल एक्चुअली उल्टा दे दिया। नहीं नहीं, सही है, सही है। ठीक है, हो सकता है कि साउंड डेसिबल्स में कम आ रही हो, सिर्फ 85 की हो, लेकिन अल्टीमेटली उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हो कि जिसके कारण वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। ठीक है, हमारे ईयर के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो। तो होपफुली आपको समझ आया ये। इतना मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया, आर्टिकल में कहीं नहीं दिया है, बट एक्सप्लेन इसलिए किया बिकॉज हो सकता है कि अगर नॉइज पोल्यूशन पे क्वेश्चन आना हो तो इसी तरह की बात पे आ सकता है। नॉइज की यूनिट हमने देख ली डेसिबल है, बट अल्टीमेटली अगर हमको फ्रीक्वेंसी मेजर करनी हो तो वो ये इस तरह के वेटेड डेसिबल से डिनोट की जाती है, ए बी एंड सी। राइट, समझ आ गई बात? जो और प्रॉब्लमेटिक क्या है? फ्रीक्वेंसी। साउंड डेसिबल्स में कितनी है ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, फ्रीक्वेंसी कितनी है साउंड की वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। अगर एक लो फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है, लो फ्रीक्वेंसी की, तो वो हमको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी चाहे वो डेसिबल्स में बहुत ज्यादा हो। बट अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड आ रही है जो कि हो सकता है वो डेसिबल में कम हो, बट वो ज्यादा परेशानी हमको करेगी, हमारे कान के लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक वो होगी। बढ़े आगे आर्टिकल पे। सो हेवी बर्डन की हम बात कर रहे थे इस पॉइंट की, जिसमें डब्ल्यू की लिमिट हमने देखी थी कि ये कितनी है, ऑलमोस्ट 55 डेसिबल ए, 55 डेसिबल ए। और यही है ये जो यूनिट बताई गई है ये वो है जिससे हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं आपस में, उतनी ही साउंड अप्रोक्सीमेटली ये है। और जो हमारे अपने रेगुलेशंस है 2000 में जो बनाए गए थे, नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स 2000, ये भी ऑलमोस्ट इतनी ही लिमिट सेट करती है, 55 डेसिबल 6 बजे से 10 बजे तक, एंड 45 डेसिबल एट नाइट। यू मस्ट हैव हर्ड कि 10 बजे के बाद शोर करने पे पनिशमेंट भी मिल जाती है, फाइन वाइन पे करना पड़ता है कभी शादियों में अगर डीजे बीजे लग रहा हो तो। राइट, तो ये दो तरह के रूल्स है, कुछ डब्ल्यूएचओ के हैं और कुछ हमारे अपने हैं।
जो कि आते हैं नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स। ठीक है, 2000 के ये रूल्स हैं। देन ये जो डेसिबल है ये लीनियर नहीं है। साउंड का ये जो स्केल है, डेसिबल स्केल, ये लीनियर नहीं है, ये लॉग स्केल है। यानी कि अगर आप 10 टाइम्स राइज देख रहे हैं, 10 टाइम्स इंक्रीज देख रहे हैं, तो वो सिर्फ 10 टाइम्स नहीं है, वो 10 फोल्ड राइज है। ठीक है, 10 फोल्ड राइज, वो बेसिकली 10 गुना राइज हो रहा है। सिर्फ वो एक 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 करके नहीं बढ़ रहा है, वो एक में ही 10 गुना बढ़ जा रहा है। ठीक है। सो टैरिफ ट्रैफिक कॉरिडोर्स इन इंडिया, टैरिफ, ट्रम्प के टैरिफ के बाद अब मुंह पर टैरिफ ही है। ट्रैफिक ट्रैफिक कॉरिडोर्स इन इंडियन सिटीज ऑफन एक्सीड 70 डेसिबल ए। या ये तो आपने देखा ही है कि ट्रैफिक में जब जाते हैं तो अल्टीमेटली इतना ज्यादा साउंड होता है, या कहीं शादियों में जाते हैं जहाँ पे डीजे वगैरह चल रहा हो, तो वहां ये जो डेसिबल लिमिट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसी का नतीजा होता है कि हम ज्यादा एक्सपोजर में यहाँ रहे, तो अल्टीमेटली क्या होता है, हेडेक्स होनी शुरू हो जाती है। या मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं, अगर मैं कुछ ज्यादा टाइम के लिए हेडफोन्स लगाए हूँ एंड अल्टीमेटली गाने कहीं पर भी चल रहे हो, तो मुझे रेस्टलेसनेस होना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि मेरी कग्निटिव एबिलिटीज एकदम खत्म होती जा रही है, मैं समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो ये प्रॉब्लम बहुत सारे इंडिविजुअल्स में होती है। अब हमारी ऐसी कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो बेचारे वल्नरेबल है नॉइज पोल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक में ही देखें तो ट्रैफिक पुलिस में जो है, उनको तो पूरा पूरा दिन भर इतना हाई एक्सपोजर में रहना पड़ रहा है। साथ में जो डिलीवरी वर्कर्स हैं, ये जोमेटो स्विगी वाले लोग, जिनका अल्टीमेटली रोड के थ्रू इनको काम करना होता है, स्ट्रीट वेंडर्स जिनका दुकान ही वहां है, वो रोड साइड पे उन्होंने अपने ठेले लगाए हुए हैं, स्टॉल्स लगाए हुए हैं, या फिर ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में लोग होते हैं। ठीक है। ये जो इनफॉर्मल सेटलमेंट्स के लोग होते हैं, ये भी यूजुअली ये रोड्स वगैरह के आसपास ही होते हैं, तो अल्टीमेटली इस तरह के नॉइज पॉल्यूशन के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल ये लोग होते हैं। अब ये क्यों है, हमने देखा कि ये तो लीगली भी रिकॉग्नाइज किया हुआ है, मेडिकली भी हमको पता है, तो इस पे काम क्यों नहीं हो रहा, अभी भी क्यों इस पे हम कोई भी कंक्रीट एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो उसके 3 फेलियर्स इन्होंने बताए हैं। एक फेलियर उन्होंने बताया है कि हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि हाँ ये पॉल्यूटेंट है, बट अल्टीमेटली इसको मॉनिटरिंग इसकी प्रॉपर नहीं हो रही है। हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स ही नहीं है, और ये इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं ये हम देखेंगे। तो अल्टीमेटली देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग। मॉनिटर ही नहीं कर रहे, जब हमको पता ही नहीं है कि नॉइज पोल्यूशन कितना है, तो उस पर हम काम कैसे करेंगे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के लिए देर आर सेंसर्स लगाए गए हैं, देन अल्टीमेटली इमेज, सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू डेटा आ जाता है। ऑल राइट। खुद के कुछ डिवाइसेस भी होते हैं जिससे हमको पता चल जाता है कि फोन पर आ जाता है, इनफैक्ट फोन पे पता चल जाता है कि आपकी एयर क्वालिटी कितनी अच्छी है कितनी नहीं है। तो अल्टीमेटली मॉनिटरिंग पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से, मॉनिटरिंग की वजह से ही अल्टीमेटली हम रिएक्ट कर पा रहे हैं, उस पे पॉलिसीज बन रही है। बट इस तरह की मॉनिटरिंग नॉइज पोल्यूशन के लिए नहीं हो रही है, दिस इज अ प्रॉब्लम। पहला स्टेप ये है, पहली प्रॉब्लम ये है, पहली दिक्कत ये है कि देयर इज एन इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग, जिसकी वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो एक तरह से ब्लाइंड हो जाते हैं, जब पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई बता ही नहीं रहा है कितना है, तो अल्टीमेटली उनको कोई एक्शन भी नहीं लेना पड़ता, राइट। देन सेकेंड है स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल बैरियर्स। देखो हमारे कल्चर में भी ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिससे अल्टीमेटली नॉइज पोल्यूशन होता है, राइट। मान रहे हैं सब ये बात कि ये तो है ही है। बट जितना ज्यादा कल्चरली या सोशली हम अवेयर हैं फॉर एयर पोल्यूशन के लिए, जितना हम अवेयर हो चुके हैं कि स्मॉग अगर हमको दिख रही है तो ये कुछ एयर प्योरीफायर हम घर पे लगा लेंगे। एयर प्योरीफायर है स्टिल अ लग्जरी, बट स्टिल मास्क पहन लेंगे, इस तरह के काम कर लेंगे। बट वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन हमको इतनी प्रॉब्लम लगती ही नहीं है। ठीक है, हम शादियों में घंटों घंटों बैठ जाते हैं, वहां इतना नॉइज पोल्यूशन होता है, बट हमको इतनी प्रॉब्लम नहीं लगती। या बाकी भी जो हमारे कल्चर का हिस्सा है चीजें जिसमें नॉइज पोल्यूशन होता है, तो अल्टीमेटली क्योंकि लोग इतने अवेयर भी नहीं है और हम बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं नॉइजी प्रैक्टिसेस में, तो ये एक प्रॉब्लम है। एक तो सिस्टमिक फेलियर है कि मॉनिटरिंग नहीं हो रही। दूसरा प्रॉब्लम है कि स्ट्रक्चरल एंड कल्चरल बैरियर, कि हम एक तरह से नॉइज पोल्यूशन को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है। तीसरा प्रॉब्लम है गवर्नेंस फेलियर, या फिर गवर्नेंस फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड कैसे है, देखो नॉइज पोल्यूशन को लेके कुछ फंक्शंस पुलिस के हैं, ठीक है,
पुलिस के पास कुछ ज्यूरिसडिक्शन है, कुछ ज्यूरिसडिक्शन म्यूनिसिपैलिटीज के पास है, एंड कुछ ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स होते हैं इनके पास है। तो अल्टीमेटली जो काम करना है, जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, वो फ्रेगमेंटेड होने के कारण ग्राउंड पर कोई खास काम नहीं होता। तो ये 3 फेलियर्स इन्होंने बताए हैं या हाईलाइट किए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अब पाथ अहेड में इन्होंने कहा है कि हमको एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन करने की जरूरत है। ऑलराइट, हमको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, रियल टाइम सेंसर्स लगाने पड़ेंगे, एंड देन एक गाइडेड और टारगेट रिस्पॉन्सेस फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। जैसे हम बाकी पॉल्यूशंस को लेते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, जितना जिस तरह से, वैसे तो इन पे भी कुछ खास काम नहीं हो रहा है, बट अल्टीमेटली थोड़ी तो अवेयरनेस है। तो इस तरह की काम हमको नॉइज पोल्यूशन को भी के लिए भी करने पड़ेंगे। नॉइज पोल्यूशन को भी एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाना चाहिए, और ये भी एक प्रायोरिटी होनी चाहिए पब्लिक हेल्थ के लिए, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 21 राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट के अंडर ही आता है, या बकायदा इसको तो रिकॉग्नाइज किया हुआ है नॉइज फ्री इन्वायरमेंट को। तो इसीलिए गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अल्टीमेटली बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं, जो हमने अभी लिस्ट लिस्ट डाउन किए। उनके हित के लिए या उनकी हेल्थ के लिए तो सबसे ज्यादा इस पे काम होना ही चाहिए। ठीक है, आर्टिकल ये कह रहा है। अब आर्टिकल के बियॉन्ड थोड़ा देखते हैं। ये वही पॉइंट्स लिस्ट डाउन किए गए हैं दैट पाथ अहेड में। इनको भी एट पार रखा जाना चाहिए वाटर और एयर पोल्यूशन के। देन मॉनिटरिंग की जानी चाहिए, हेल्थ पे फोकस होना चाहिए, एंड देन एक्सपोजर एटलीस्ट ट्रैक करो कि हम कितना ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं एक दिन में। देन अर्बन प्लानिंग, गवर्नेंस रिफॉर्म्स, एंड देन इक्विटी। वही वाली बात है कि वल्नरेबल्स को पहले ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाए। अब देखते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, देख लिया हमने। एंड बहुत सारी जुडिशियल इंटरवेंशंस में, जैसे 2005 में एक केस हुआ था जिसमें लाउड स्पीकर्स और फायर क्रैकर्स को एसपी ने रिस्ट्रिक्ट किया था। एंड ऑल्सो 2000 में एक केस में एससी ने कहा था दैट, देखो, राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन एक बात है, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी लोगों को नॉइज से डिस्टर्ब करेंगे। ये कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, जैसे नॉइस पॉल्यूशन जो हमने अभी रूल्स डिस्कस करें, ये अल्टीमेटली जोन्स डिफाइन करते हैं, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेजिडेंशियल एंड साइलेंस जोन, कि कहाँ कहाँ पे एब्सोलूट साइलेंस होना चाहिए। एंड देन ये जो पॉल्यूशन बोर्ड्स हैं, ये मॉनिटरिंग और एनफोर्समेंट का काम इनका है, बट इट इज वीक इन प्रैक्टिस, राइट। टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल नॉर्म्स, तो WHO की गाइडलाइंस है, एंड वो लॉन्ग टर्म एक्सपोजर को लिंक करते हैं कार्डियोवेस्कुलर और मेटाबॉलिक डिजीजेस के साथ। यूरोपियन यूनियन में काफी एक स्ट्रिक्ट डेसिबल मैपिंग होती है, जो करने की जरूरत हमको भी है। ठीक है, करंट चैलेंजेस इंडिया में क्या है कि मॉनिटरिंग नेटवर्क नहीं है। देन अर्बन प्लानिंग हमारी वीक है। हम प्रॉपर हॉकिंग होती है, 1 सेकंड के लिए भी रुकना पड़ जाए अगर किसी गाड़ी को तो हॉकिंग शुरू हो जाती है। एंड देन कंस्ट्रक्शन नॉइज, फेस्टिवल्स, एंड सोशियो इकोनॉमिक इनिक्विटी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी बहुत ज्यादा प्रोन है इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए। वे फॉरवर्ड, नॉइज मॉनिटरिंग इनटू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में इसको भी इंटीग्रेट करने की जरूरत है, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस। अच्छा, अगर आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा फ्रेमवर्क दिया गया है, जिसमें आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रोविजंस बता सकते हैं, देन जुडिशियल इंटरवेंशंस, इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस, देन करंट चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड। ठीक है, तो ये मेंस के हिसाब से ही है, क्योंकि इट इज हाईली अनलाइकली कि नॉइज पॉल्यूशन प्रीलिम्स में पूछ लिया जाए। पूछा जाएगा तो वही कि मेजर कैसे करते हैं, या ये सब कुछ, या WHO ने जो लिमिट बताई है, जो हमारी करंट अपनी गाइडलाइंस हैं, जो अपनी रूल्स हैं, उसमें क्या लिमिट्स हैं, उस पे क्वेश्चन आ सकता है। बट मेनली मेंस के लिए ये वाला फ्रेमवर्क एक बार देखना है आपने, जब आपको PDF मिलेगी, हमने डिस्कस कर लिया। इसके अलावा कुछ जो पॉइंट्स होंगे जो अलग से चमकने चाहिए, वो ये है। ठीक है, सो साइंटिफिक मेथड्स टू मेजर नॉइज पोल्यूशन, साउंड लेवल मीटर्स जो अल्टीमेटली साउंड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं डेसिबल्स में, सिंपल हैंड हेल्ड मीटर्स टू प्रिसीजन इंटीग्रेट साउंड लेवल मीटर्स। एक तरह से मीटर्स इंस्टॉल करने की जरूरत है, साउंड लेवल मीटर्स जो बता दें कि कितनी साउंड इंटेंसिटी है। देन डोजी मीटर्स, ये क्या है, पर्सनल वेयरेबल डिवाइसेस दैट रिकॉर्ड नॉइज एक्सपोजर ओवर टाइम। और ये कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जैसे फैक्ट्रीज हो गई, माइंस हो गया, या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जहाँ पे ये लोग पूरा टाइम, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले लोग हैं, तो एक रियल टाइम डेटा मिल जाए कि पूरे दिन भर में ये कितना एक्सपोजर इनका हुआ। देन ऑक्टेव बैंड एनालाइजर, ये क्या काम करता है, ये नॉइज को फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करके रखता है। मैंने आपको बताया था कि ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम है, डेसिबल इतना प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि अगर
मिड वाली ज्यादा प्रॉब्लम करती है। देखो प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन भी एक्चुअली बन सकता है, स्टेटमेंट ये बन सकती है, अगर हमको स्टेटमेंट दी जाए कि हाई फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लमेटिक होती है, लो और मिडिल तो अच्छी है, लो और मिड रेंज तो अच्छी है, तो प्रॉब्लम कौन कर रही है? मिड रेंज वाली। हाई वाली तो हमको सुनी नहीं रही ना। 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर अगर हो रही है तो वो तो हम परसीव ही नहीं कर पा रहे, तो हमको प्रॉब्लम क्या होगी? तो मिडिल रेंज में जो है वो ज्यादा प्रॉब्लम है, ये एक पॉइंट भी याद रखना। ठीक है। देन क्या था, हाँ, ऑक्टेव बैंड एनालाइजर की हम बात कर रहे थे, जिसमें ये क्या करता है, फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्रेक करके रखता है, ऑल्सो डोमिनेंट नॉइज सोर्स हमको आइडेंटिफाई करके देता है। देन नॉइज मैपिंग, ये यूरोप में यूज होता है, ये जिससे अर्बन प्लानिंग में इसको यूज होता है कि किस एरिया से ज्यादा नॉइज जनरेट होता है। तो अल्टीमेटली ऐसा भी तो किया जा सकता है अर्बन प्लानिंग के दौरान कि जो भी रेजिडेंशियल एरियाज हैं या जो स्कूल्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनको इस तरह के एरिया से दूर रखा जाए जहां का नॉइज मैपिंग इंडेक्स ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्ट्रीट्स हैं या मार्केट्स हैं, रोड्स हैं, उनसे थोड़ा दूर इस एरिया इन एरियाज में होने चाहिए ताकि लोग परेशान ना हो। राइट, तो ये क्या है, ये अर्बन प्लानिंग और नॉइज मैपिंग का हिस्सा है। देन मोबाइल एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर, इसमें क्या होगा कि रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग की जाए, ताकि जैसे ही अगर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर बढ़ गया, किसी सिटी में थ्रेशोल्ड के ऊपर बढ़ा, तो अल्टीमेटली जो अथॉरिटीज है उनको अलार्म कर दिया जा सके। राइट, तो स्मार्ट सिटी मॉडल्स यूज नेटवर्क सेंसर फॉर कंटिन्यूअस रियल टाइम नॉइज मॉनिटरिंग, एंड इट विल हेल्प इन एनफोर्सिंग सीपीसीबी एंड डब्ल्यूएचओ नॉइज स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये तो था कि मेजर कैसे किया जाए। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं या ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनके नाम आप नोट करके रखना है, एक दो भी लिख लोगे तो चल जाएगा, जैसे ऑक्टेव बैंड एनालाइजर या नॉइज मैपिंग वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देन ये मोबाइल एंड आईओटी सेंसर्स, जैसे हमारा मोबाइल नॉट मोबाइल मोबाइल अभी बता देता है कि एयर क्वालिटी सेटिस्फेक्ट्री है या नहीं, तो वैसे ये बता दे कि नॉइज जो पॉल्यूशन हो रहा है वो सेटिस्फेक्ट्री है या नहीं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि प्रिवेंट कैसे करना है। मॉनिटर तो कर लिया, अब बचेंगे कैसे? सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल में आता है कि क्वाइटर टेक्नोलॉजीज बनाने की जरूरत है। जो मशीनरी है, जहां से सोर्स जो इसका है, जहां से आवाज आ रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन होती है तो मशीनरी से आवाज आती है, या जनरेटर्स जो नॉइज डेवलप करते हैं, तो अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ लो नॉइज मशीनरी, साइलेंट जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कम आवाज करते हैं क्योंकि एकाउस्टिक इंजीनियरिंग, ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक व्हीकल से तो मुझे बहुत डर लगता है। हमारे यहाँ अभी नया नया ये इलेक्ट्रिक बसेस शुरू हुई है, नया तो नहीं है एक्चुअली, काफी टाइम हो चुका है, बट अल्टीमेटली ये नॉइज नहीं करती। राइट, और पहाड़ों में क्या होता है कि इस तरह के मोड है तो अल्टीमेटली आपको पता भी नहीं कि आगे से क्या आ रहा है, अनटिल और अनलेस वो हॉर्न ना बजाए। या जो बाकी ट्रेडिशनल हमारी बसेस होती थी, पेट्रोल वाली या सीएनजी वाली जो भी होती थी, उसमें तो अल्टीमेटली आवाज आ जाती थी, तो पता चल जाता था कि कुछ आ रहा है सामने से। तो ये तो एकदम से आ जाती है और इनमें आवाज भी नहीं आती, बट अल्टीमेटली नॉइज पोल्यूशन के लिए ये अच्छी है। ठीक है, सो क्वाइटर टेक्नोलॉजीज डेवलप करने की जरूरत है। देन अकाउस्टिक इंजीनियरिंग, जिसमें डिजाइनिंग इंजन्स, टर्बाइन्स एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स विद मफलर्स, साइलेंसर्स एंड वाइब्रेशन डैम्पर्स। राइट, रेगुलेशन ऑफ फायर क्रैकर्स एंड लाउड स्पीकर्स, पाथ कंट्रोल, अल्टीमेटली जो ये साउंड है, ये जिस पाथ में ट्रैवल करेगी वहां पे क्या कंट्रोल किया जा सकता है? उसमें अकाउस्टिक बैरियर्स यूज किए जा सकते हैं, जैसे साउंड प्रूफ वॉल्स अलोंग हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स, एयरपोर्ट्स, एंड यूज ऑफ ट्रांसपेरेंट एक्राइलिक बैरियर्स टू रिड्यूस अर्बन एस्थेटिक इम्पैक्ट। अर्बन ग्रीन बेल्ट, जैसे अशोक, बेनियान, इस तरह के ट्रीज को उगाया जाए, एक बेल्ट सॉर्ट ऑफ क्रिएट की जाए जो कि अल्टीमेटली साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देन साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जैसे पोरस कंक्रीट, रबराइज्ड एसफल्ट या अकाउस्टिक टाइल्स इन बिल्डिंग्स, जिससे साउंड एब्जॉर्ब कर दी जा सके और नॉइज पोल्यूशन जनरेट ना हो। देन रिसीवर की प्रोटेक्शन कैसे हो? नॉइज कैंसिलिंग डिवाइसेस जो हम आए दिन अब यूज भी करते हैं, जो एयरडॉप्स होते हैं उनमें ये फैसिलिटीज होती है, हेडफोन्स, ईयर प्लग्स इन द हाई नॉइज वर्क प्लेसेस में नॉइज कैंसिलिंग डिवाइसेस हम लगा के रखते हैं। देन जोनिंग लॉज की, जो मैं आपको बता ही रही थी कि सेपरेशन होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज, ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्रियल एरियाज की, कि जहां पे नॉइज ज्यादा जनरेट हो रहा है उसके आसपास रेजिडेंशियल एरियाज नहीं होने चाहिए, ताकि पब्लिक एट लार्ज उससे लिए एक्सपोज ना हो। देन साइलेंट जोन्स अराउंड स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कोर्ट्स, एनफोर्समेंट थ्रू टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग, कि जैसे ही एक लिमिट क्रॉस हुई अथॉरिटीज को अलार्म चला जाए।
Then policy and technology integration, smart urban planning, noise mapping integrated with GIS or city planning. Then IoT based monitoring, ये जो रियल टाइम ट्रैकिंग की जाए एंड अथॉरिटीज को अलर्ट कर दिया जाए. देन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस, विंड टर्बाइन्स रीडिजाइंड विद नॉइज लो नॉइज ब्लेड टिप्स. सो होपफुली ये आर्टिकल आपको समझ आया होगा. मेंस के हिसाब से थोड़ा इंपॉर्टेंट था और टाइम भी इसमें काफी अच्छा खासा लग गया, बट इट्स ओके. बाकी कोई आर्टिकल इतना हैवी नहीं है. होपफुली आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा. और अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं. सो ये एक आर्टिकल था, कुछ ज्यादा खास इसमें नहीं है, एक दो कॉन्सेप्ट है जो देख लेते हैं. बेसिकली क्या हुआ कि जब रशिया पे सैंक्शंस लगे तो वो अपना जो क्रूड ऑयल है वो सस्ते दामों में सबको बेच रहा था. ठीक है, उनपे सैंक्शंस लगे हुए थे, उनकी इकॉनमी वैसे ही काफी वल्नरेबल थी, तो वो चाह रहे थे कि हमको कोई मदद दे दे. एंड उस समय पे इंडिया बीइंग अ गुड फ्रेंड, हमने क्या कहा, हमारी जो इंडियन पब्लिक सेक्टर ऑयल सेक्टर कंपनीज है, पीएसयूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी एंड बीपीसीएल भारत पेट्रो रिसोर्सेस, इन्होंने एक 1.4 बिलियन का मतलब इन्होंने बेसिकली इन्वेस्टमेंट करी वहां पे. ठीक है, वहां पे कुछ ऑयल प्रोजेक्ट्स थे वहां पे, जैसे सखलिन था, वहां इन ऑयल प्रोजेक्ट्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी. इन्वेस्टमेंट में कैसे, जैसे जो ऑयल की ड्रिलिंग होनी है, पूरी जो प्रोसेसिंग होनी है, उस पे इन्होंने इन्वेस्ट किया इन कंपनीज ने. राइट. अब सब कुछ करके इनके पास एक अच्छा खासा डिविडेंड भी जनरेट हो गया. 1.4 बिलियन का डिविडेंड वहां जनरेट हुआ. अब ये तो अच्छी बात है, डिविडेंड आ गया अच्छा खासा, बट यू मस्ट बी नोइंग कि रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं, तो रशिया में जो डिविडेंड जनरेट हुआ उसको अपनी कंट्री में वापस कैसे लाए. यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक कंट्री है, जर्मनी. जर्मनी में हमारी किसी एक पीएसयू ने इन्वेस्ट किया, वहां पे इन्वेस्टमेंट करी, शेयर होल्डिंग या इक्विटी वहां पे ली, एंड देन अल्टीमेटली जो डिविडेंड वहां से आया, जब भी जो भी प्रॉफिट जनरेट हुए एंड जो भी डिविडेंड वहां से आना था, अब ये क्या होगा, जो जर्मनी का बैंक है वो अल्टीमेटली इंडियन बैंक के साथ संपर्क करेगा. अगर कोई इंडियन इन्वेस्टर है तो इंडियन बैंक के साथ संपर्क करेगा एंड उसको डिटेल्स देगा इस ट्रांजेक्शन की, एंड अल्टीमेटली दोनों बैंक्स में ट्रांजेक्शन हो जाएगी और ये जो कम्युनिकेशन है वो हो जाएगा. अब ये कम्युनिकेशन होता था थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड स्विफ्ट. अब क्योंकि रशिया पे सैंक्शंस लगे हैं तो ये स्विफ्ट सिस्टम से रशिया बाहर है, तो अल्टीमेटली ये जो मैसेजिंग सिस्टम है या जो ट्रांजैक्शन फैसिलिटेट करता था सिस्टम, अल्टीमेटली इसका हिस्सा रशिया नहीं है. तो डिविडेंड इंडिया में वापस कैसे लाया जाए, ये एक प्रॉब्लम है और यही इस आर्टिकल में बताया गया है. यही स्टोरी है बेसिकली. ठीक है, कि डिविडेंड वहां जनरेट हुआ, कुछ समय पहले वहां इन्वेस्टमेंट करी थी, 6 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी वो की थी, और ऑलमोस्ट 1.4 बिलियन का डिविडेंड जनरेट हुआ है. राइट. और वैंकोर प्रोजेक्ट, सखलिन वन, यहाँ पे इस तरह की इन्वेस्टमेंट हुई थी. ये डिफरेंट डिफरेंट पीएसयूज ने अपना जो पैसा है यहाँ पे पूल किया था, या इन्वेस्टमेंट अपनी यहाँ पर पूल करी थी. बट अब उसको वापस कैसे लाया जाए, ये थोड़ी प्रॉब्लम है. क्योंकि एक तो देखो ये वाला प्रॉब्लम है कि स्विफ्ट से ये लोग बाहर हैं. दूसरा क्या किया जा सकता है कि स्विफ्ट रेस्ट्रिक्शन है, और दूसरे जो इनका जो फेडरल बैंक है रशिया का, उन्होंने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है कि आप एक टाइम पे इतने ही डॉलर्स हमारे इकोनॉमी से बाहर लेके जा सकते हैं. ये भी नहीं चाहते कि एकदम से डॉलर स्ट्रांग हो और हमारी करेंसी वीक हो जाए. कुछ समय पहले हमने एक आर्टिकल भी देखा था कि रशिया का जो रूबल है वो ऑल टाइम स्ट्रांग पे चल रहा है, और वो क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने कुछ इंटरवेंशंस करी थी, और वो इंटरवेंशंस यही थी कि ये अल्टीमेटली अपनी कंट्री से ज्यादा डॉलर्स बाहर जाने ही नहीं दे रहे हैं. राइट. तो ये एक प्रॉब्लम है. एंड अल्टीमेटली क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट इसका, देखो ये आर्टिकल वही है, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, बस यही है कि हमारी ऑयल कंपनीज ने इन्वेस्ट किया, अब डिविडेंड जनरेट हुआ है, पर उसको वापस कैसे लेके आए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा, पॉसिबल सोल्यूशन इन्होंने बताई है कि यूटिलाइजेशन इन रशिया में ही यूटिलाइज कर लो ये जो डिविडेंड हुए हैं, अल्टीमेटली इसी से कुछ अगर रशिया में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को फंड करना है तो उसके लिए इसको यूज कर लो, या कैपिटल एक्सपेंडिचर पे देख लो, या कोई लोकल पेमेंट अगर देनी है. जैसे बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो अब बार्टर पर मूव कर रही हैं, बार्टर वाला सोल्यूशन देख रही हैं, क्योंकि रशिया पे सैंक्शन सिर्फ हमारे लिए नहीं लगे, सबके लिए लगे हैं.
तो अल्टीमेटली ऑयल के बदले कोई किसी चीज में ट्रेड कर ले रहे हैं, जैसे बार्टर ट्रेड जो होता है कि कमोडिटी में ट्रेड करने में प्रेफर कर रहे हैं। देन यूटिलाइजेशन, हम क्या कर सकते हैं, रशिया में ही यूटिलाइज कर लो या री इन्वेस्ट कर लो। ये जो डिविडेंड है इसको किसी नए प्रोजेक्ट में रशिया में ही इन्वेस्ट कर लो। बट यू ऑल्सो नो कि कोई भी एक नई इन्वेस्टमेंट रशिया में रिस्की हो सकती है एमिड दीज सैंक्शंस, राइट। और हम और ज्यादा टैरिफ अपने ऊपर इनवाइट कर लेंगे इस तरह की इन्वेस्टमेंट से। देन स्पेशल अरेंजमेंट्स क्या थी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात कर ली जाए। और एक और बीच में एक इसी आर्टिकल में सिंगापुर का जिक्र किया था कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल की बात हो रही थी कि हम पहले ये जो पैसा है ये रशिया से सिंगापुर जाए एंड देन सिंगापुर से हम लोग लेके आ जाए। पर देन सिंगापुर की इन्वॉल्वमेंट से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो ये वाला आइडिया भी स्पेशल पर्पस व्हीकल वाला वर्क नहीं किया। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द आर्टिकल। अब देखते हैं कि स्विफ्ट है क्या। इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि स्विफ्ट क्या है, और साथ में ये जो कॉन्सेप्ट है कि ये लोग अपनी इकोनॉमी से डॉलर्स बाहर नहीं जाने दे रहे ताकि इनकी करेंसी वीक ना हो जाए। जो इनकी करेंसी है रूबल, वो वीक ना हो। ये हम काफी बार देख चुके हैं। होपफुली आपको याद होगा कि अगर कंट्री से डॉलर्स ज्यादा बाहर जाएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, डॉलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रूबल की डिमांड कम पड़ जाएगी, रूबल डेप्रिशिएट हो जाएगा, रूबल। ठीक है, अब स्विफ्ट देख लेते हैं। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये क्या है, ये एक सिक्योर मैसेजिंग नेटवर्क है। जो मैंने आपको समझाया कि दो बैंक्स आपस में बात कर लेते हैं, दो अलग अलग कंट्रीज के बैंक्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बेल्जियम का एक बैंक है, इंडिया का एक बैंक है। अल्टीमेटली आपस में बात करेंगे एंड ये ट्रांजेक्शन फिर फैसिलिटेट हो जाएगी इस मैसेजिंग नेटवर्क को यूज करके। It enables banks and financial institutions worldwide to send and receive information about financial transaction in a standardized and reliable manner. इसको फाउंड किया गया था 1973 में और बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। कैसे वर्क करता है ये कोई पैसा अपने आप में ट्रांसफर नहीं करता, ये अल्टीमेटली सिक्योर पेमेंट इंस्ट्रक्शन या मैसेजेस बिटवीन बैंक्स को एक्सचेंज करने का काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो कि अगर एक इंडियन कंपनी है जिसको रशियन सप्लायर को पे करना है, तो इसका जो बैंक है वो स्विफ्ट मैसेज सेंड करेगा रशियन बैंक को, जिससे कि अल्टीमेटली ये ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, एंड बट अभी क्योंकि रशिया इस स्विफ्ट से बाहर है तो इस तरह के ट्रांजेक्शन करना बहुत मुश्किल हो गया है। टॉकिंग अबाउट मेंबरशिप, तो ऑलमोस्ट 11,000 प्लस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्विफ्ट नेटवर्क के अंडर आते हैं ऑफ अबाउट 200 कंट्रीज। और ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स, मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स को डेली अक्रॉस करेंसीज डील करता है। ठीक है, रशिया ने क्या सोल्यूशन निकाला होगा। एक तो हमने देखा कि बार्टर ट्रेड, कमोडिटीज में ये लोग ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा क्या कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसी करेंसीज ही एक्सेप्ट करें जैसे युआन हो गई, चाइना की जो करेंसी है, या रूबल में कह रहे हैं कि हमको रूबल में ही पे करो, या इंडियन रुपए भी कुछ हद तक ले रहे हैं, बट युआन। क्योंकि युआन का देखो ऐसा है, चाइना की जो करेंसी है युआन, ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ इन्होंने अपना नेटवर्क एस्टेब्लिश किया हुआ है कि वो डायरेक्टली युआन एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रशिया युआन में ट्रेड कर रहा है अल्टीमेटली अभी, क्योंकि चाइना का तो पूरा सपोर्ट इनको है ही। और चाइना का एक ये जैसे स्विफ्ट है ना, इसी का इक्विवेलेंट एक CIPS एक इन्होंने नेटवर्क बनाया हुआ है, उसका यूज भी रशिया कर रहा है चाइना के साथ ट्रेड के लिए। बेसिकली क्या, चाइना क्योंकि ये युआन में ट्रेड कर रहे हैं तो इस वाले सिस्टम का यूज भी कर रहे हैं। और अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, जब मीटिंग अभी हुई थी SCO की मीटिंग में, चाइना क्या पुश कर रहा था कि हम भी एक अपना ये जो स्विफ्ट है इसी तरह का एक नेटवर्क बनाते हैं साउथ एशिया में, जिससे हमको ये यूरोपियन या ये जो वेस्टर्न नेटवर्क है इस पे रिलाई ना करना पड़े। याद आया, तो ये उसी के बैकड्रॉप में हो रहा था, क्योंकि स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया है। और जितनी भी कंट्रीज हैं एक्चुअली हम लोग सभी वल्नरेबल हैं इस तरह के सैंक्शंस के लिए। अगर हम पे भी कल को इस तरह के सैंक्शंस लगा दिए जाए, दैट इज हाईली अनलाइकली, हमने ऐसा कोई काम किया नहीं है, बट स्टिल वल्नरेबल हो जाएंगे। ऑल राइट, सो होपफुली आपको आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल में खास कुछ भी नहीं था, एक बार आप लोग देख लेना ये भी नोट्स भी, बट मैंने समझा दिया कि हमने इन्वेस्ट किया था, डिविडेंड आना था, बट उसको वापस कैसे लेके आए वो प्रॉब्लम है, क्योंकि स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया है। और साथ में जो रशिया है उन्होंने भी अपना एक लिमिट सेट कर दी है कि आप इतने ही डॉलर्स हमारी कंट्री से बाहर लेके जा सकते। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल है अबाउट GST 2.0, जिसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमने आज तक डिस्कस ना किया हो, बट क्योंकि कल GST रोल आउट हुआ तो ये आर्टिकल फिर से न्यूज में आया।
राइट? क्या हुआ, जीएसटी 2.0 आना था। अल्टीमेटली इसने क्या किया, इसने कहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम तो जी रेट रैशनलाइज कर रहे हैं। जो मल्टीपल स्लैब्स थे, हम उनको मर्ज कर रहे हैं। जो पहले 5, 12, 18, 28 ये स्लैब्स थे, अब हमने 12 को सब्ज्यूम कर दिया 5 में और 28 वाले को सब्ज्यूम में। यानी कि जिन आर्टिकल्स पे 28% लग रहा था वो हम 18% के स्लैब पे ले आए, 12% लग रहा था उस पे 5% ले आए। 5% किस पे लग रहा है, जो यूजफुल गुड्स हैं या कंज्यूमरेबल गुड्स हैं, मेरिट गुड्स हैं या ऐसी गुड्स हैं जो डे टू डे यूज में होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, सोप्स, इन सब चीजों पे 5% जीएसटी लगेगा। और जो स्टैंडर्ड गुड्स हैं उनपे 18% जीएसटी लगेगा। कुछ सुपर लग्जरी गुड्स हैं या कुछ डीमेरिट गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, जिन पे 40% लगेगा। ठीक है, बट मेनली दो ही स्लैब्स हैं जो गवर्नमेंट बता रही है। ठीक है, कल से ये लागू हो गया। ये हम एट लेंथ वैसे डिस्कस कर चुके हैं, बट अल्टीमेटली फिर से देख लेते हैं। तो जीएसटी 2.0 आया, इसमें स्लैब्स में रेशनलाइजेशन हुई एंड बहुत काफी सारे चेंजेस कर दिए गए और कुछ चीजों को एग्जेम्प्ट भी कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, लाइफ इंश्योरेंस पे अब कोई जीएसटी नहीं लगता। हेल्थ केयर और एजुकेशन सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है एंड हायर जीएसटी किस पे लगाया है, टोबैको पे या इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे 40% पर स्लैब, 40%, और इस पे कुछ और सेस भी एक्स्ट्रा लगने वाला है। ठीक है, देन लग्जरी आइटम्स जैसे प्राइवेट जेट्स, यार्ड्स, हाई एंड सर्विसेज, इन पे भी हायर जीएसटी लगने वाला है। और कुछ ऐसा है जिन पे जीएसटी को लो कर दिया गया है, एसेंशियल लाइक मिल्क प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फुटवेयर्स, प्रोसेस्ड फूड एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग रिपेयर्स, लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो है। और किन किन चीजों में चेंज नहीं हुआ है, जो बिग टिकट आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल कार, टू व्हीलर, सम सर्विसेज। और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को भी चेंज इन्होंने किया है। एक्चुअली देखो यार, 2026 में एग्जाम होने वाला है और जितना ज्यादा जीएसटी न्यूज में रहा है और यूपीएससी की हिस्ट्री भी है, यूपीएससी का एक पीवाईक्यू भी है कि एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस इन प्रोडक्ट्स पे कितना जीएसटी लगता है। तो जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट से हैं उन पे थोड़ा सा नजर मार लेना। ठीक है, न्यूज़पेपर में या इस तरह की लिस्ट निकलती रहती है, या जो एग्जाम्पशन है उनको थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, एंड इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, जो मैंने आपको एग्जाम्पल उस समय में भी दिया था टेक्सटाइल सेक्टर का, कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरी शर्ट्स की दुकान है, तो फैक्ट्री है बेसिकली, दुकान तो क्या, फैक्ट्री है मेरी एक शर्ट्स की। मैंने कॉटन प्रोक्योर की और मैंने एक वो लिया, मशीनरी ली, इसको प्रोसेस करने के लिए मशीनरी ली। अब इन सब पे जो जीएसटी मुझे पे करना पड़ा, बीइंग अ बायर, अब इस पॉइंट पे तो मैं बायर हूँ, ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने इनपुट है, ये मेरा मेरा रॉ मटेरियल है और मेरा आउटपुट क्या होगा, शर्ट्स जो मैं बनाऊंगी। राइट, तो ये कॉटन और मशीन मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल, इस पे मैंने मिला के जितना भी इन पे टैक्स लग रहा था, जीएसटी लग रहा था, तो मैंने ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का जीएसटी इन दोनों पे पे कर दिया। ठीक है, तो मैंने इनपुट पे कितना जीएसटी पे किया, 10,000। बट हमारी गवर्नमेंट क्या देती है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि जो आपने इनपुट में टैक्स दिया है वो अल्टीमेटली आपके आउटपुट से रिड्यूस हो जाता है। अब मैं क्या करूंगी, मैं ये शर्ट्स बेचूंगी और कुछ जीएसटी जो मैं अपने कंज्यूमर्स से कलेक्ट करूंगी, अल्टीमेटली वो मुझे गवर्नमेंट को देना है। बट ये भी तो मैंने पे कर रखा है ऑलरेडी, अपने इनपुट खरीदते हुए, अपना रॉ मटेरियल खरीदते हुए, तो मुझे ये वाला तो आइडियली क्या करना चाहिए, डिडक्ट कर लेना चाहिए। राइट, बट अभी तक क्या हो रहा था, ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा था कि जो आउटपुट से मैं टैक्स कलेक्ट कर पा रही थी बीइंग अ व्यापारी, वो फॉर एग्जाम्पल 8,000 ही मैंने कलेक्ट किया, सारा माल वगैरह बेच के मैंने 8,000 कलेक्ट किया, बट अपने इनपुट पे मैंने ऑलमोस्ट 10,000 पे कर दिया। तो यानी कि गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी मेरा 2,000 रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो आइडियली मेरे को कोई देना ही नहीं था, बट फिर भी मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स होती हैं जीएसटी की, इनमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कुछ एक टेम्पररी पीरियड के लिए जो बीइंग अ व्यापारी, मेरा जो पैसा है, मेरा जो कैपिटल है, वो कुछ समय के लिए लॉक हो जाता है। मेरे पास कैपिटल नहीं रहता, फाइनेंशियल कैपिटल नहीं रहता, ये एक प्रॉब्लम थी। अब गवर्नमेंट ने इसको कैसे सॉल्व किया है, ये प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, इस प्रॉब्लम को समझो। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा, अरे ऐसा, यानी कि जो रॉ मटेरियल्स मैं खरीद रही हूँ उस पे मैं ज्यादा जीएसटी पे कर रही हूँ, मोर जीएसटी, और जो मैंने फाइनल प्रोडक्ट मेरा है उस पे लेस जीएसटी। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए।
तो गवर्नमेंट ने इसको कैसे रैशनलाइज किया है कि या तो उन्होंने जो रॉ मटेरियल था उस पे जीएसटी कम कर दिया है या फाइनल गुड पे जीएसटी बढ़ा दिया है, और साथ में जो ये अक्यूमुलेटेड टैक्स क्रेडिट होगा इस पे भी थोड़ा ज्यादा स्मूथली इस पे काम करने की कोशिश की जा रही है कि इसको भी जल्दी जल्दी एडजस्टमेंट इसकी की जा सके, जिससे कि जो पैसा है वो अल्टीमेटली लॉक ना हो ज्यादा लंबे पीरियड के लिए, और जो व्यापारी है उसका पास फाइनेंशियल कैपिटल रहे। ठीक है। कुछ सेक्टर्स में ये अभी भी रहने वाला है, जैसे बाइसिकल्स में भी अभी ये प्रॉब्लम रहने वाली है। ठीक है। और यही कुछ सेक्टर्स थे जिनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा थी, जैसे स्टील में भी। स्टील में वो 18% जीएसटी पहले कर रहे थे जब वो खरीद रहे थे जीएसटी, लेकिन जब वो फाइनल गुड बना के दे रहे थे तो अल्टीमेटली वो कम जीएसटी के स्लैब में आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल 12% में आ रहे थे वो फाइनल गुड, तो जीएसटी पे ज्यादा कर रहे थे इनपुट स्टेज पे और आउटपुट स्टेज पे कम कलेक्ट कर रहे थे, जिससे ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर सॉर्ट ऑफ बन रहा था, जिसकी वजह से ये अक्यूमुलेटेड टैक्स क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा था बिजनेसेस को। इसको भी सॉल्व किया है गवर्नमेंट ने, और स्लैब्स में चेंजेस आए हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं, और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कंज्यूमर्स के लिए? परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, अल्टीमेटली सामान सस्ता हो जाएगा, राइट? कम लग रहा है, अब टैक्स कम लग रहा है, जीएसटी कम लग रहा है, तो अल्टीमेटली कंजम्पशन बढ़ेगी, ऐसा गवर्नमेंट मान रही है। बिजनेसेस को क्या होगा? एक तो इनका कंप्लायंस बर्डन कम कर दिया है, इनके स्लैब्स सिंप्लीफाई कर दिए हैं। जैसे एक बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है पॉपकॉर्न वाला, कैरेमलाइज्ड और सॉल्टेड। अब बेचारे जो बिजनेसमैन थे वो भी कंफ्यूजन में रहते थे कि यार ये कैरेमलाइज्ड है, सॉल्टेड है, तो अलग अलग टैक्स लगेगा या सेम लगेगा, है ना? तो ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी गई है, सिंप्लीफाई कर दिया गया है। जैसे इस आर्टिकल में एक रोटी का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे पहले पराठा, रोटी, रोटी, लच्छा पराठा, इन सब पे अलग अलग स्लैब्स लगते थे, बट अब तो खैर इनको एग्जेम्प्ट ही कर दिया है, फूड आइटम्स को एग्जेम्प्ट कर दिया है। बट वैसे भी जो ये सिमिलर आइटम्स हैं, कंप्लायंस बर्डन को कम करने के लिए स्लैब्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसमें आप पॉपकॉर्न वाला एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। ठीक है, और लिख भी सकते हैं। काफी ज्यादा मीम्स भी बनते थे इस पे किसी समय पे, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पे। देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का क्या होगा कि इनको कुछ टाइम के लिए कुछ कट्स तो देखने को मिल सकते हैं। जब जीएसटी कम हुआ है, जो 28% में आ रहा था, अब उस पे आपको 18% ही मिलेगा, तो अल्टीमेटली आपका जो रेवेन्यू आ रहा था जीएसटी से वो कम होगा। बट गवर्नमेंट का क्या मानना था कि इससे कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली पूरा वो नेट में एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी, हम थोड़ा लेट गो कर देंगे। देन इक्विटी डायमेंशन क्या है? मिडिल क्लास के लिए थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो लग्जरी और सिन गुड्स हैं उनको ज्यादा टैक्स कर रहे हैं, और जो असेंशियल गुड्स हैं जैसे फॉर एग्जांपल कोलगेट या जो भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें हम यूज करते हैं, मिल्क, शुगर, इन सब पे कम अब हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो दिस वाज अबाउट दिस आर्टिकल। इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं जो हमने ना पढ़ा हो अभी तक। हम जीएसटी टाइम एंड अगेन डिस्कस कर चुके हैं। ऑलराइट, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर भी हमने पहले डिस्कस किया था, ये स्लैब्स हमने डिस्कस किए थे, क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं कंज्यूमर्स पे, बिजनेस पे, गवर्नमेंट रेवेन्यू पे, सारा हमने देख लिया था। ठीक है, तो ये कुछ बैकग्राउंड दिया गया है। उस समय पे हमने प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करी थी कि इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या होगा कि स्टेट्स का भी हामी भरना जरूरी है, स्टेट्स का भी रेवेन्यू लॉस होगा अल्टीमेटली, क्योंकि जीएसटी का शेयर स्टेट्स को भी जाता है। तो हम होलिस्टिकली ये डिस्कस कर चुके हैं, बट क्योंकि कल ये रोल आउट हुआ तो हमने फिर से देख लिया। ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट एक क्वाजी मून मिला है ना, व्हाट आर क्वाजी मून्स, व्हाट आर मिनी मून्स, ये डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक नया मून बेसिकली मिला है जिसका नाम रखा है 2025 PN7। ये क्या है? मून भी नहीं कह सकते इसको, दिस इज बेसिकली एन एस्टेरॉइड। ये एक एस्टेरॉइड है जिसकी लेंथ है 52 फीट, यानी कि बहुत छोटा है, बहुत छोटा एक एस्टेरॉइड है, और ये ऑर्बिट कर रहा है सन को। ठीक है। बट इसको फिर क्वाजी मून क्यों कह रहे हैं? अर्थ का क्वाजी मून इसको क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ये सेम ही वही ऑर्बिट शेयर कर रहा है जो अर्थ की है, यानी कि इसकी ट्रेजेक्टरी और सिमिलर है अर्थ से। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो ऐसा परसीव कर सकते हैं कि ये अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है, बट अल्टीमेटली ये अर्थ को ऑर्बिट नहीं कर रहा। ये किसको ऑर्बिट कर रहा है? सन को। बस ऑर्बिट शेयर कर रहा है अर्थ के साथ। ठीक है। और ये भी टेम्पररीली हो रहा है, कुछ सालों के लिए ऐसा होता है, और इन जब ऐसा कोई एस्टेरॉइड करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्वाजाई मून।
ठीक है, क्वाज़ी मतलब थोड़ा आधा जिसको कहते हैं, तो आधा क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि हमें रिवॉल्व कर रहा है, अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है, बट कर किसको रहा है? सन को। बट क्योंकि ऑर्बिट शेयर कर रहा है तो ऐसा परसीव कर रहा है। ठीक है, समझ आ गया क्वाज़ी मून क्या होता है? ये क्वाज़ी मून है जो अभी आइडेंटिफाई किया गया है। इसका नाम है 2025 PN7। ये टेम्परेरीली अकम्पनी करेगा अर्थ को इट्स ऑर्बिट में, ऑलमोस्ट 60 साल के लिए और रहेगा। कब से कर रहा है? तो यहाँ पे दिया गया है कि 1957 से इसने अपनी जो ऑर्बिट है वो शिफ्ट कर ली थी अर्थ की ऑर्बिट के साथ में। तो अल्टीमेटली अभी कुछ और सालों के लिए ये हमको 126 ईयर्स के लिए ये इसी ऑर्बिट में रहना था इसने। तो अब कुछ 60 साल इसके और बचे हैं जब ये ड्रिफ्ट अवे करने से पहले हमारी ही ऑर्बिट में ये रहेगा। बट ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि एक तो देखो ये काफी छोटा है और साथ में दूर है। मतलब अगर हम अपने मून से भी इसको कंपेयर करें तो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा। जब ये हमारे सबसे पास कभी आया था 90s, इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, बट स्टिल 90s, समवेयर इन 90s में 1990s के टाइम पे ये हमारे सबसे ज्यादा क्लोज आया था, नियरेस्ट आया था अर्थ के, ये जो पर्टिकुलर एस्टेरॉइड है। बट उस समय पे भी ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ज्यादा इसका डिस्टेंस था जितना मून से हमारा डिस्टेंस है। तो यानी कि काफी दूर है और इतना ज्यादा प्रॉब्लम हमको पोज नहीं कर सकता। ठीक है, इसका सोर्स क्या हो सकता है? अभी बना कैसे? बोल रहे हैं कि ड्रिफ्ट करके आया, तो कहाँ से ड्रिफ्ट करके आया, बना कैसे? सो जितने भी एस्टेरॉइड्स होते हैं ये एस्टेरॉइड बेल्ट में इनकी फॉर्मेशन होती है या ओरिजिनेट वहां से होते हैं। देयर इज एन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, जहां से इनका ओरिजिनेशन होता है। एंड अल्टीमेटली वहां से ड्रिफ्ट होके ये कई बार और किसी प्लैनेट के ऑर्बिट में आ जाते हैं। ठीक है, और एक तो ये है कि एस्टेरॉइड बेल्ट से आ गए, और दूसरा मून, जैसे जो हमारा मून है उसके लूनार फ्रेगमेंट्स, कोई अगर उस पर कुछ इम्पैक्ट हुआ, ठीक है, किसी एक मीटेरॉइड का इम्पैक्ट हुआ और उससे लूनार डस्ट या लूनार फ्रेगमेंट टूट गया और अल्टीमेटली उसने फिर अर्थ को ही ऑर्बिट करना शुरू कर दिया, तो ये भी एक ओरिजिन हो सकता है। तो दो ओरिजिन सस्पेक्टेड है, बट कौन सा ओरिजिन है वो अभी क्लियर नहीं है। सो क्वाजाई मून और मिनी मून दो कॉन्सेप्ट्स हैं। मिनी मून्स क्या होते हैं? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टेम्परेरीली कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, ऑर्बिट अर्थ फॉर वीक्स और मंथ्स। मिनी मून क्या होते हैं? ये अर्थ को ही ऑर्बिट करते हैं कुछ टेम्पररी समय के लिए, वीक्स या मंथ्स के लिए, टेम्पररी के लिए करेंगे, और अल्टीमेटली क्यों आए हैं? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी ने इनको बेसिकली पुल किया है। ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स टेम्पररीली कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, टेम्पररी फिनोमिनन है, याद रखना है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, वीक्स या मंथ्स के लिए। ऑन दी अदर हैंड क्वाजी मून्स ये सन को ऑर्बिट करते हैं, अर्थ को ऑर्बिट नहीं करते। मिनी मून्स अर्थ को ही ऑर्बिट करते हैं, ये सन को, ये अर्थ को, जो क्वाजी मून्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्बिट हमारे साथ शेयर करते हैं, अर्थ के साथ शेयर करते हैं। ऑर्बिट्स द सन नॉट अर्थ, बट अपीयर्स टू को ऑर्बिट अलोंगसाइड अर्थ इन अ 1:1 रेजोनेंस। इसका एग्जांपल ये है कैमोलियावर, डिस्कवर्ड इन 2016। एंड पॉसिबल ये है कि ये लूनार फ्रेगमेंट से बना। ठीक है, मून पे कोई इम्पैक्ट हुआ और उसके फ्रेगमेंट से ये बना हुआ, ऐसा एक्सपेक्टेड है। लेकिन इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? ये वैल्यूएबल होते हैं साइंटिफिक स्टडी के लिए। देखो, अगर हमको एस्टेरॉइड्स को सर्च करना होता है तो हम एस्टेरॉइड बेल्ट में जाएं और वहां पे सर्च करें, उससे अच्छा है कि हमारे पास में ही ऑर्बिट कर रहा है, इस पे जाके रिसर्च कर लो। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी के लिए इंपॉर्टेंट है। सोलर सिस्टम का इवोल्यूशन, लूनार हिस्ट्री, प्लेनेटरी डिफेंस, ये सारी चीजें डिस्कस करी जा सकती है या रिसर्च की जा सकती है। एंड इट कैन ऑल्सो सर्व एज स्टेपिंग स्टोन फॉर फ्यूचर स्पेस मिशन। राइट, डिस्टेंट एस्टेरॉइड्स में जाने से अच्छा है कि ये जो पास वाले हैं इन्हीं को स्टडी कर लिया जाए। राइट, देन साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, लिमिटेड टेलीस्कोप डेटा है अभी इस पे, तो इसका ओरिजिन पता नहीं है कि लूनार है या एस्टेरॉइड बेल्ट से आया है, और इसको इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी ने ऑब्जर्व किया है, पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी हवाई। ठीक है, दीज आर सर्टेन कॉन्सेप्ट्स। जैसे एस्टेरॉइड होते क्या है? रॉकी बॉडी ऑर्बिटिंग द सन। ठीक है, रॉकी बॉडीज ऑर्बिटिंग द सन, मोस्टली इन एस्टेरॉइड बेल्ट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एंड तीन तरह के होते हैं ना, मिटेरॉइड, मिटियोर एंड मिटेरॉइड। तो मिटेरॉइड क्या होता है? स्मॉल रॉक फ्रेगमेंट्स इन स्पेस, जब तक स्पेस में है तब तक ऑइड है, OID, डी तब तक है। मिटियोर है जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो गए, जिनको हम शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं। एंड मिटेरॉइड क्या है? जो सरवाइव कर जाए अर्थ के एटमॉस्फेयर को और अर्थ पे गिर जाए। ठीक है, मिटेरॉइड लास्ट में ई है, मतलब अर्थ पहुंच चुका है, ऐसे याद रखो।
डी कैसे याद रखेंगे, ऑइड कैसे याद रखेंगे? ऑइड वाला है कि अभी स्पेस में ही है, और मिटियोर है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुका है। बट यू मस्ट बी नोइंग कि हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें हीट बहुत ज्यादा है, एंड अल्टीमेटली जब ये आएगा तो फ्रिक्शन भी इस पे लगेगी, और हीटिंग और फ्रिक्शन के कारण बहुत सारे जो मिटियोर ऐसे होते हैं वो जल जाते हैं, अल्टीमेटली अर्थ के सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। बट जो सरवाइव कर लेते हैं उनको कहते हैं मिटेरॉइड। ठीक है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कैसे क्या होता है, इसको भी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ही कहा जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस काफी कम है। एस्टेरॉइड्स ओब्लिक कॉमेट्स विच ऑर्बिट्स क्लोज टू अर्थ्स ऑर्बिट, इनको कहते हैं नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। देन रेलेवेंस ऑफ क्वाज़ाई मून्स एंड मिनी मून्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर लो कॉस्ट मिशंस। लो कॉस्ट कैसे, क्योंकि पास ही है, ग्रेविटी वीक है इनकी, तो अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचना आसान होगा। देन पॉसिबल माइनिंग रिसोर्सेज के लिए भी इनको यूज किया जा सकता है। हो सकता है कि इन एस्टेरॉइड्स में, जैसे कि क्या माना जाता है, कुछ लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि हम गोल्ड वगैरह में इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते, गोल्ड या जो ये प्रीशियस स्टोन्स होते हैं इसमें नहीं हम इन्वेस्ट करते, क्योंकि हमारा मानना है कि कभी कोई ऐसा एस्टेरॉइड होगा जो बम्प कर जाएगा अर्थ में, एंड अल्टीमेटली उससे फिर बहुत सारे ये इस तरह का गोल्ड और ये डायमंड्स वगैरह अपने अर्थ पे अबंडेंस में हो जाएगी और इनकी वैल्यू गिर जाएगी। ठीक है, सुना होगा कभी ऐसा किसी को बोलते हुए, बहुत सारे लोग ऐसा आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो वही होता है कि कुछ ऐसा सस्पेक्टेड भी है कि कुछ ऐसे एस्टेरॉइड्स होंगे जिसमें रेयर अर्थ मिनरल्स होंगे या गोल्ड या इस तरह के प्रीशियस मेटल्स जहां पर होंगे। अल्टीमेटली क्या है, ये लोग पत्थर ही है ये चीजें, राइट। वो तो हमने इनको वैल्यू देके इनकी प्राइस बढ़ा दिए हैं, इन्फ्लेट हो चुके हैं और इनको वैल्यूएबल कहा जा रहा है, बट अल्टीमेटली तो पत्थर ही है, राइट। तो पॉसिबल माइनिंग ऑफ सोर्स की तरह देखा जा सकता है। देन प्लेनेटरी डिफेंस सर्च ट्रैकिंग स्मॉल बॉडी ऑर्बिट्स टू प्रिवेंट कोलिजन्स। देन इंडियन एंड ग्लोबल मिशंस, इसरो का एस्ट्रोसैट है स्पेस की ऑब्जर्वेटरी। देन एस्टेरॉइड मिशन कोलैबोरेशन विद जाक्सा एंड नासा के साथ हम जो प्लान कर रहे हैं, एंड नासा का ओसिरिक्स रेक्स मिशन है जो बेनू एस्टेरॉइड बेनू से सैंपल रिटर्न किया 2023 में, एंड जाक्सा का हायाबूसा मिशन है जिसने इटोकावा एंड ज्यूगू इन दोनों एस्टेरॉइड से सैंपल रिटर्न मिशन बेसिकली ये है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओसिरिक्स रेक्स हायाबूसा मिशन क्या है ये, एस्टेरॉइड सैंपल रिटर्न मिशंस हैं। तो होपफुली हमने होलिस्टिकली कवर कर लिया, स्टैटिक भी देख लिया इसका क्या होता है, मेटेरॉइड मिटियोर मिटेरॉइड। ये तो हम एडिटोरियल पहुंच गए, इससे पहले हमको एक दो आर्टिकल्स और भी देखने हैं। अच्छा, आज के सारे आर्टिकल्स हो गए, लेट मी चेक द टाइम, 52 minutes ऑलरेडी, इट्स ओके। हमको कुछ आर्टिकल्स डिस्कस करने हैं आज के। अच्छा आज के नहीं, सॉरी कल के। अच्छा, ये कल के एक्सप्लेन सेक्शन में ये आर्टिकल आए थे, दिस इज एन आर्टिकल अबाउट लो इन्फ्लेशन। हमने टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है कि हमारा सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों ही थोड़ा डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स दिखा रहे हैं, और हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर, लो जीडीपी डिफ्लेटर इस बार रजिस्टर हुआ था। लो जीडीपी डिफ्लेटर का क्या मतलब होता है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रही है, इन्फ्लेशन नहीं है इकोनॉमी में। और जब इन्फ्लेशन नहीं होती है, ये क्या दिखाता है कि देयर इज वीक डिमांड, डिमांड वीक है शायद, राइट। याद आ गया सारा जो पहले पहले पढ़ा है। अब देखते हैं कि इस आर्टिकल में क्या बताया है। इस आर्टिकल में थोड़ी एक दो अलग पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि सीपीआई अगस्त में 2.07% आया और डब्ल्यूपीआई 0.52, राइट। मतलब कि ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो काफी कम इंक्रीज देखा गया है। तो अल्टीमेटली इट इज व्हाट इट इज शोइंग डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी ट्रेंड्स हम देख रहे हैं। अब कंज्यूमर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा है क्योंकि लो प्राइसेस मिलेंगे, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि कम इन्फ्लेशन कम है, महंगाई कम हो रही है, तो अल्टीमेटली पैसे कम पे करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट के लिए थोड़ी एक प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम क्यों है, ये काफी एक इम्पॉर्टेंट और एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसमें। अब गवर्नमेंट के लिए इन्होंने दो चीजें बताई है कि एक तो इनका रेवेन्यू कम पड़ जाएगा, जिसको ये कह रहे हैं रेवेन्यू शॉर्टफॉल। रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे, एक एग्जांपल इन्होंने आर्टिकल में दिया है कि फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन है, एक एक्स व्यक्ति है जिसका अपना फर्म है, राइट। उसकी कोई एक फैक्ट्री है एक्स व्यक्ति की, उसने लास्ट ईयर 10 पेन बनाए और उनको 100 रुपए में, 10 रुपए में बेच दिया। 10 रुपए में बेचा, उसको मिला 100 रुपए।
उस पे इसने कुछ जीएसटी कलेक्ट किया। जब ये सौर बेचे तो कुछ जीएसटी कलेक्ट किया, इनडायरेक्ट टैक्स, और वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भेज दिया। तो गवर्नमेंट के पास ये जीएसटी आया, पहली चीज। दूसरा, जो इसकी इनकम आई है, जो भी जीएसटी वगैरह काट के इसकी इनकम आई, अल्टीमेटली उससे भी इसने क्या दिया? इनकम टैक्स दिया। राइट, अपनी इनकम पे इसने इनकम टैक्स दिया। तो ये दो चीजें आ गई। ठीक है, ऑलराइट, समझ आ गई बात। ये दो तरह की इनकम्स जनरेट हुई जो अल्टीमेटली किसके हिस्से में चली गई? गवर्नमेंट के हिस्से में। ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू था। बट सी, 10 रुपए का पेन था, ये है ईयर फॉर एग्जाम्पल 2024 की बात हो रही है। अब 2025 में जब गवर्नमेंट ने अपना बजट बताया तो गवर्नमेंट ने एक्सपेक्ट किया कि देखो यार, हर साल ना महंगाई तो बढ़ी जाती है। अभी 10 रुपए का पेन था, ये जो व्यक्ति था एक्स, अगर इसने मेरे को फॉर एग्जाम्पल इस बार 20 रुपए का रेवेन्यू दिया है, रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, दोनों जीएसटी और साथ में इनकम टैक्स करके इतना इसने मुझे पे किया है, तो अगले साल ये थोड़ा ज्यादा ही करेगा। कुछ नहीं तो 25 रुपए तो करेगा ही करेगा। अब वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन होती है, साल दर साल इन्फ्लेशन हो जाती है। तो अल्टीमेटली ये जो प्राइस बढ़ता है, ये 10 रुपए का नहीं रहेगा, हो सकता है ये 20 रुपए हो जाए। ठीक है, तो ये 200 रुपए की कमाई इसकी हो गई। ज्यादा टैक्स पे करेगा, ज्यादा इनकम टैक्स पे करेगा, ज्यादा जीएसटी पे करेगा। राइट, ये एक सिंपल सा लॉजिक होता है गवर्नमेंट का कि ईयर ऑन ईयर बढ़ना ही है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ज्यादा पैसा कमाएंगे। ठीक है, और ये क्या होता है बेसिकली? इससे अगर हम पूरा इकोनॉमी का पिक्चर देखें तो इससे हम कलेक्ट करते हैं नॉमिनल जीडीपी। और जो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू डिसाइड करती है, या जो अपना रेवेन्यू सोच के रखती है, प्रोजेक्ट करके रखती है, वो ये नॉमिनल जीडीपी पे ही रखती है। नॉमिनल जीडीपी इन्फ्लेशन को भी अकाउंट करती है। वो तो रियल जीडीपी होती है जो नॉमिनल जीडीपी को, जो इन्फ्लेशन को अकाउंट नहीं करती। नॉमिनल जीडीपी तो इन्फ्लेशन को भी देखती है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो अल्टीमेटली मेरी जीडीपी बढ़ जाएगी। राइट, होता है ना ऐसा? समझ आ रहा है? होपफुली समझ आ रहा है ये मैं क्या कह रही हूँ। तो अब हमने क्या देखा, क्योंकि इन्फ्लेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने सोचा था कि कुछ नहीं तो 5 रुपए की तो, या 5% की तो इन्फ्लेशन होगी ही होगी। अब वो नहीं हुई, डिफ्लेशन दिख रही है। तो अल्टीमेटली जो यहाँ से ये 10 रुपए हुआ ही नहीं, ये ज्यादा से ज्यादा 11 रुपए हो गया। ये जो प्राइस पेन का है, ये 10 रुपए नहीं बढ़ा, ये 11 रुपए बढ़ा। तो ये जो 200 रुपए गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी, ये 200 रुपए उनको नहीं मिले। ये उनको कितना मिला? 110 ही रुपए मिला। ठीक है, 110 ही रुपए की कमाई इस फैक्ट्री वाले की हुई। इसने जीएसटी भी कम जनरेट किया, इसने इनकम टैक्स भी कम पे किया, और अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना था वो भी कम मिला। ठीक है, तो ये एक पॉइंट इसमें डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या होता है, इनको रेवेन्यू में नुकसान हो जाता है जब भी इन्फ्लेशन कम होती है। ठीक है, यानी कि उनका नॉमिनल जीडीपी कम हो जाता है। नॉमिनल जीडीपी कम होने से अल्टीमेटली क्या होता है? रेवेन्यू शॉर्टफॉल। पहली चीज हमने देख ली, इसको नोट कर लो। रेवेन्यू शॉर्टफॉल कैसे हुआ देख लिया, क्योंकि प्राइसेस ही नहीं बढ़े तो जो फैक्ट्री वाले लोग थे या जो प्रोड्यूसर्स थे उनको प्रॉफिट कम मिला, उनका प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। प्रॉफिट डिक्रीज हुआ तो उनका इनकम टैक्स भी उन्होंने कम पे किया, और अल्टीमेटली जब इन्फ्लेशन नहीं थी, प्राइस कम थे, तो उनके पास जीएसटी भी उन्होंने कम कलेक्ट किया। पहली चीज। दूसरा दूसरा है बजट एरिथमेटिक। नाउ व्हाट इज दिस बजट एरिथमेटिक? बजट एरिथमेटिक का मतलब है कि जब भी गवर्नमेंट अपनी फिसल एरिथमेटिक या बजट बजट एरिथमेटिक जब भी गवर्नमेंट अपना बजट एरिथमेटिक बताती है तो वो किसको यूज करती है? नॉमिनल जीडीपी को। एंड नॉमिनल जीडीपी इज व्हाट? रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन। राइट, मतलब कि जब भी गवर्नमेंट ने बताना है कि मेरा डेट टू जीडीपी रेशो कितना रहने वाला है, यानी कि मेरा जीडीपी का कितना परसेंट उधार मुझ पे है, तो ये क्या करती है? ये नॉमिनल जीडीपी को यूज करती है। अब देखो, गवर्नमेंट का क्या है, ये एक कुछ टाइम पहले कुछ इकोनॉमिस्ट ने ये भी देखा था, मतलब ये कंट्रोवर्सी भी कुछ टाइम पहले आई थी, अभी नहीं, काफी साल पहले, एक्चुअली 2019 के टाइम की बात है शायद ये, कि नॉमिनल जीडीपी के बजाय रियल जीडीपी यूज करो, तब तो पता चलेगा कि तुम्हारा जीडीपी, तुम्हारा डेफिसिट कितना है। ठीक है, तुम्हारा डेट टू जीडीपी रेशो कितना है, तब पता चलेगा। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, समझते हैं। क्या होता है, जैसे जब भी डेट टू जीडीपी रेशो गवर्नमेंट कर रही है कैलकुलेट, और ये है जीडीपी, ये है नॉमिनल जीडीपी। अब हमको पता है कि नॉमिनल जीडीपी हर साल बढ़ जाती है या ज्यादा होती है। क्यों होती है ज्यादा? क्योंकि हर साल इन्फ्लेशन बढ़ती है।
और जितना ज्यादा डिनोमिनेटर बड़ा होता है उतना ज्यादा जो रिजल्टेंट नंबर है वो कम दिखता है, राइट। ये तो हमको पता है कि डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, यानी कि नॉमिनल जीडीपी जितना ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा जो अल्टीमेटली ये डेट टू जीडीपी रेशो आएगी ये कम दिखेगी। तो गवर्नमेंट के लिए अच्छा होता है, गवर्नमेंट को अपने टारगेट्स वगैरह पूरे करने में आसानी रहती है। जो उन्होंने सोचा होता है कि हमको इससे ज्यादा अल्टीमेटली हमारा डेट नहीं होना चाहिए, जो फिजिकल प्रूडेंस होती है मेंटेन करनी होती है वो मेंटेन करने के लिए आसानी रहती है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या यूज करती है, नॉमिनल जीडीपी। बस रियल जीडीपी में तो कुछ इंक्रीज नहीं होगा, तो हमको रियल पिक्चर मिल जाएगी, है ना, कि डेट कितना बड़ा है। बट अब इस सिचुएशन में देखो, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है, तो ये जो नॉमिनल जीडीपी थी ये ज्यादा नहीं बढ़ेगी। वही वाला एग्जांपल ले लो कि जहां पे गवर्नमेंट सोच रही थी कि फॉर एग्जांपल ये रियल जीडीपी है, ये बेस ईयर पे कैलकुलेट की गई है, रियल जीडीपी 100 रुपए। अब नॉमिनल जीडीपी, गवर्नमेंट ने क्या सोचा था, गवर्नमेंट ने सोचा था कि एटलीस्ट 20 रुपए की इन्फ्लेशन तो हो जाएगी तो मुझे 200 रुपए मेरी जीडीपी हो जाएगी, राइट। गवर्नमेंट ने ये सोचा था, बट अल्टीमेटली क्या हुआ, इन्फ्लेशन हुई ही नहीं, सिर्फ 11 रुपए हुई, राइट। सिर्फ 11 रुपए प्राइसेस बढ़े, तो अल्टीमेटली सिर्फ 110 रुपए के जनरेट हुए। जीडीपी कितनी आई, 110, सोचा कितना था, 200 रुपए। तो नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई, कम हो गई, राइट। अब डिनोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर इतना बढ़ा ही नहीं जितना सोचा था। अब डिनोमिनेटर जब नहीं बढ़ा तो अल्टीमेटली ये जो डेट टू जीडीपी रेशो आई, ये क्या दिख रही है, ये इन्फ्लेटेड दिख रही है, ये ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। और गवर्नमेंट के लिए फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनसे सब फिर ऑपोजिशन पूछेंगे कि इतना क्यों कर्जा ले रहे हो भाई, थोड़ा फिजिकल प्रूडेंस दिखाओ, तुम तो दिवालिया हो जाओगे, राइट। और क्या होता है जब भी डेट गवर्नमेंट पे ज्यादा होता है तो क्या इसके क्राइसिस होते हैं। अभी कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि हमारी जो S&P ग्लोबल है, उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग को इंक्रीज कर दिया है। तो जब इस तरह की डेट टू जीडीपी रेशो ज्यादा दिखाई देगी तो अल्टीमेटली हमारी क्रेडिट रेटिंग डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, सोवरेन्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए जो डेट होगा, बाहर से डेट लेना, वो अल्टीमेटली मुश्किल हो जाएगा, उनको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूरा समझ आया कि गवर्नमेंट को क्या क्या नुकसान होता है जब भी इन्फ्लेशन नहीं होती। अब इन्फ्लेशन कम हो रही है, उससे क्या होगा, एक तो रेवेन्यू में दिक्कत आएगी, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होगा, और साथ में क्या होगा, नॉमिनल जीडीपी कम होगी। अब क्योंकि नॉमिनल जीडीपी कम है तो अल्टीमेटली जिन चीजों में हम नॉमिनल जीडीपी यूज करते थे, जिन पैरामीटर्स में, फॉर एग्जांपल डेट टू जीडीपी रेशो, वो थोड़ा ज्यादा दिखाई देगा। और जिससे क्या दिखाई देगा कि हमारा फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बहुत गंदी लगेगी हमारी डेट रेशो बुक। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट के लिए जो उनके बजट टारगेट्स उन्होंने फिक्स किए होते हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि पैसा तो उतना ही देना पड़ेगा जितना सोचा था कि मैं सब्सिडी अगर दूंगा। अगर सब्सिडी 50 रुपए की सोची हुई थी बजट में, तो वो तो 50 रुपए ही देनी पड़ेगी। उस टाइम पे थोड़ी ऐसा होगा कि यार मैंने तो 200 रुपए सोचा था कि 200 रुपए आ जाएगा, ये तो मुझे 110 रुपए ही मिल रहा है, ये तो 50 का 50 ही देना पड़ेगा। किसान को तो नहीं आप कह सकते कि इस बार इन्फ्लेशन कम है तो हम आपको एमएसपी 24 रुपए की जगह 11 ही रुपए देंगे। नहीं हो सकता ऐसा। तो जो सब्सिडीज होती है, वेलफेयर स्कीम्स होती हैं, वो पूरी करनी पड़ती है। तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, डेट टू जीडीपी रेशो बढ़ जाता है। सो आई होप आपको ये लिंक पूरा समझ आया होगा। रियल जीडीपी इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जीडीपी नॉमिनल टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गवर्नमेंट बजटिंग के लिए क्या यूज होता है, नॉमिनल जीडीपी, जिसमें इन्फ्लेशन को भी अकाउंट किया जाता है। एंड लो इन्फ्लेशन, वीक नॉमिनल जीडीपी, फिसल स्ट्रेस। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो याद रखने। देन इम्प्लीकेशन ऑफ लो इन्फ्लेशन, रेवेन्यू साइड, लोअर टैक्स कलेक्शन, और साथ में जो गवर्नमेंट बोरोइंग होगी वो भी ज्यादा लगेगी एज परसेंट ऑफ जीडीपी, डेट टू जीडीपी रेशो ज्यादा दिखाई देगा। ठीक है, देन एक्सपेंडिचर साइड में वही है, रेवेन्यू साइड में रेवेन्यू कम आ रहा है, डेट ज्यादा लग रहा है। एक्सपेंडिचर साइड में वेलफेयर एंड सब्सिडी, वो तो उतनी ही देनी पड़ रही है, राइट। बट रेवेन्यू शॉर्टफॉल से क्या हुआ, और ज्यादा प्रेशर बढ़ गया। देन मार्केट्स में क्या हुआ, कंपनीज रेवेन्यू ऑल्सो नॉमिनल ग्रो स्लोली, अफेक्टिंग कॉर्पोरेट टैक्स भी कम आता है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू भी तो नॉमिनल पे चल रहा है, वो भी तो इन्फ्लेशन को अकाउंट कर रहे हैं। उन्होंने थोड़ी ना कोई बेस ईयर सेट किया हुआ है जिससे वो अपना रेवेन्यू दिखा रहे हैं, वो भी नॉमिनल पे चल रहा है। एंड लोअर इन्फ्लेशन बेसिकली लोअर प्राइसिंग फर्म्स, लोअर प्राइसिंग पावर फॉर फर्म्स एंड वीकर प्रॉफिट्स। अच्छा, ये लोअर प्राइसिंग पावर क्या होता है,
लोअर प्राइसिंग पावर होता है, ये भी एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है एक्चुअली। लोअर प्राइसिंग में क्या होता है कि जैसे पेन का एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे मैंने देखा कि 10 रुपए 10 रुपए का पेन मैं बेचती थी, 10 प्रोड्यूस करती थी और 10 रुपए में बेच देती थी। अब मैंने सोचा कि मैं क्या करूं कि मैं इसको 15 रुपए बढ़ा देती हूँ। ठीक है। अब अल्टीमेटली इन्फ्लेशन लो है, इसका क्या मतलब है? एक मतलब इसका ये भी होता है कि जो इकोनॉमी है उसमें डिमांड वैसे ही कम है, डिमांड लो है, राइट? डिमांड लो है, और डिमांड लो का क्या कारण है कि आदमी इन्वेस्ट ही नहीं करना चाह रहा। फॉर एग्जाम्पल अ, अगर हम पेन का एग्जाम्पल ना लें, पेन तो क्योंकि रोजमर्रा का है, मुझे लिखना है तो मुझे लिखना ही पड़ेगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल हम गोल्ड का लेते हैं। ठीक है, गोल्ड नहीं, रियल एस्टेट ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्लॉट था, कोई एक घर था, प्रॉपर्टी थी एक, इन्फ्लेशन चल रही थी, मैं एक बिल्डर हूँ, बिल्डर्स बेचते हैं घर, मैं एक रियल एस्टेट वो हूँ, क्या कहते हैं उसे, एजेंट सॉर्ट ऑफ, राइट? तो एक प्रॉपर्टी थी, मुझे इसको बेचना था, मार्केट में इन्फ्लेशन नहीं है, लो इन्फ्लेशन है, एक चीज क्या सजेस्ट करी कि डिमांड कम है। अब मैंने इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ा दी। अगर मैंने इसकी वैल्यू बढ़ा दी, 100 रुपए का प्लॉट था, अब मैंने सोचा कि मैं 200 रुपए इसकी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू दिखा देता हूँ, कोई खरीदेगा? सबको पता है कि डिमांड कम चल रही है, मैं 200 रुपए में खरीदूंगी नहीं। मुझे पता है कि मार्केट में डिमांड कम 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 होती जा रही है, इन्फ्लेशन है ही नहीं मार्केट में। हम कब खरीदते हैं ऐसी चीजें? जब हमको लगता है, हम गोल्ड क्यों खरीदते हैं, हम गोल्ड में इतना इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमने 10,000 रुपए में अभी लिया है तो कुछ सालों बाद इसकी वैल्यू 1 लाख हो जाएगी, इसीलिए हम खरीद रहे हैं। अगर मुझे पता है कि जो प्रॉपर्टी मैं खरीदने जा रही हूँ उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो अगर अभी मुझे कोई 200 रुपए में बेच रहा है, इसकी वैल्यू गिर के 100 रुपए होने वाली है या 50 रुपए होने वाली है, मैं क्यों खरीदूंगी? 50 रुपए में जाके खरीदूंगी। तो इसको कहते हैं लोअर प्राइसिंग पावर। मतलब कि जो अ, जो फैक्ट्री वाला है या जो भी, फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट एजेंट है जिसके पास भी कोई प्रॉपर्टी है या कोई कमोडिटी है, अल्टीमेटली उसकी प्राइसिंग पावर इतनी नहीं रही। अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो उसकी डिमांड और ज्यादा कम हो जाएगी। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? लोअर प्राइसिंग पावर, थोड़ा नाम से भी समझ आ रहा होगा कि प्राइसिंग पावर ही नहीं रही, प्राइस बढ़ाने की पावर ही आपकी खत्म हो गई। अगर आपने प्राइस बढ़ाया तो जो डिमांड कम थी वो फर्दर और कम हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं लोअर प्राइसिंग पावर, और अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स को और ज्यादा कम करेगी। जैसे अगर आपको पेन का भी एग्जांपल लेना है, तो पेन का आपने 15 रुपए प्राइस बढ़ा दिया, लोग बोलेंगे कि ठीक है फिर मुझे लेना ही नहीं है, तो अल्टीमेटली जो मेरे 10 बिक रहे थे अब वो बिक के शायद 15 ही रुपए, 5 ही बिके, राइट? तो ये क्या हो गया, ये मेरी लोअर प्राइसिंग पावर हो गई और अल्टीमेटली मेरे प्रॉफिट्स पे भी कम पड़ा। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं बोलूंगी यार नहीं, 15 नहीं, इसको वापस करके 10 ही कर देती हूँ, उतना ही ठीक है। अब देखते हैं इस लो इन्फ्लेशन ऑलवेज बैड, लो इन्फ्लेशन बुरी होती है क्या हमेशा ही? अब हमारे लिए तो बहुत अच्छी है, अगर इन्फ्लेशन कम हो जाएगी तो हम कंज्यूमर्स जो है हमारे लिए अच्छे हैं, फूड प्राइसेस कम हो गए, अफोर्डेबल लिविंग हो गई, जो रेंट कम देना पड़ रहा है घरों का, राइट? हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई, और आरबीआई ने भी अच्छा काम किया, राइट? इन्फ्लेशन कंट्रोल है मतलब आरबीआई अच्छा काम कर रही है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी लाई हुई है इकोनॉमी में, अच्छा काम है। बट इसके कॉन्स क्या है कि अगर लो इन्फ्लेशन ज्यादा समय तक टिक जाए तो ये क्या दिखा रही है कि वीक डिमांड है, और जब डिमांड कम होती है, वो स्पाइरल याद करो फिर से, डिमांड कम है, फैक्ट्रीज ने प्रोड्यूस करना कम कर दिया। अब कम कर दिया तो क्या हुआ, फैक्ट्रीज ने अपने वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया। जब प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे तो फिर वर्कर्स की क्या जरूरत, वर्कर्स को ले ऑफ कर दिया, हो गई अनएम्प्लॉयमेंट, इनके पास डिस्पोजेबल इनकम नहीं बची। अब डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है तो ये फर्दर डिमांड को इकोनॉमी में कम कर देंगे, राइट? क्योंकि हाउस होल्ड ही तो जनरेट करते हैं डिमांड बेसिकली, तो ये एक नेगेटिव स्पाइरल फिर शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है लो इन्फ्लेशन से, जो कि वीक डिमांड को सिग्नल करती है। देन अफेक्ट्स गवर्नमेंट रेवेन्यूज, गवर्नमेंट का रेवेन्यू हमने देख लिया कि कम कैसे होता है। देन डेफिसिट बढ़ा हुआ दिखाई देता है, और डेट मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम हो जाती है। और साथ में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको भी डिस्करेज करेगा, क्योंकि प्राइसिंग पावर भी इरोड हो रही है, यही वाली प्राइसिंग पावर जो हमने अभी डिस्कस करी थी, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो अल्टीमेटली प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी फिर इससे डिस्करेज होती है। होपफुली आपको क्लियर हुआ ये वाला आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अलार्ट अहलान वोटर डिलीशन। क्या हुआ, कर्नाटका में एक जगह है जहाँ पे हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि कुछ 6,000 लोगों को
इलेक्टोरल रोल से डिलीट कर दिया गया है। और सीबीआई ने बहुत बार, सीबीआई नहीं सॉरी, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने बहुत बार इलेक्शन कमीशन को लेटर्स भी लिखे, बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। कोई डिटेल्ड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की गई है, ऐसा हमारे ओपोजिशन मिनिस्टर का कहना है, लीडर ऑफ ओपोजिशन का कहना है, ओपोजिशन मिनिस्टर नहीं। ठीक है। सो अब देखते हैं कि ये वोटर डिलीशन बेसिकली कैसे होता है। हमारे लिए तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि क्या वोटर डिलीशन हो सकता है, और अगर हो सकता है तो कैसे होता है। ठीक है। सो इस आर्टिकल में पूरा वो एक्सप्लेन किया गया है। क्या ये विजिबल है? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है ही। अच्छा, तो क्या होता है, जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, बीच में लिखती हूँ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, ये लोगों के पास पावर होती है अंडर सेक्शन 22 ऑफ आरपीए 1950 सेक्शन 22 के तहत इनके पास, ये जो ईआरओस है, इनके पास पावर होती है कि ये खुद से भी सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले सकते हैं। किसी को डिलीट करना है, किसी का नाम इन्होंने देखा कि कुछ तो गलती लग रही है इस पर्टिकुलर नाम में, एंट्री में, ये इंडिविजुअल अब इस दुनिया में नहीं है, या कोई और कारण है, ये कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, इनका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो वो सुओ मोटो एक्शन भी ले सकते हैं। और साथ में कोई एप्लीकेशन अगर वो रिसीव करते हैं, उस पे भी ये एक्शन ले सकते हैं। अब इसके बाद नाम डिलीट होता है, बट उससे पहले क्या होता है, एक बकायदा इंक्वायरी की जाती है। नाम डिलीट करने से पहले इंक्वायरी होती है और एक टाइम लिमिट दी जाती है उस इंडिविजुअल को कि वो चैलेंज कर दे, और अगर वो चैलेंज नहीं करता तो अल्टीमेटली फिर नाम डिलीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटा मोटा सा है, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। राइट, तो एम्पावर्ड कौन है? इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि एक तो है कि ये सुओ मोटो कॉग्निसेंस ले ले खुद से ही, जो लिस्ट है उसको अपनी अपडेट कर दे, या फिर दूसरा कोई एप्लीकेशन रिसीव करे। अब ये एप्लीकेशन कौन कर सकता है? ये एप्लीकेशन कर सकता है कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर। वोटर होना बहुत जरूरी है, इलेक्टर होना बहुत जरूरी है। राइट, कोई भी एक इलेक्टर है, वोटर है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको पता है कि यार ये जो मेरा पड़ोसी है, ये अब या तो इस दुनिया में नहीं है, ये देखो कुछ ये 5 रीजंस है। डेथ, अंडर एज, ये अभी 18 साल का नहीं हुआ है, या ये परमानेंटली शिफ्ट हो चुका है, या ये किसी और वोटर लिस्ट में ऑलरेडी एनरोल्ड है, या ये इंडियन सिटीजन ही नहीं है। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं या 5 रीजंस हैं जो इस वोटर को लगता है अपने पड़ोसी को लेके, तो ये क्या करेगा, ये जाके एक एप्लीकेशन फाइल करेगा। यानी कि देर इज अ फॉर्म 7 है जो कि अल्टीमेटली इस तरह के ऑब्जेक्शंस को मूव करने के लिए यूज होता है। राइट, फॉर्म 7 में, फॉर्म 7 का यूज किया जाता है इफ somebody wants to delete their own name or if they want to object any other elector in their constituency। कॉन्स्टिट्यूएंसी में सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैं किसी इलाहाबाद के वोटर को चैलेंज कर रही हूँ कि ये इसको वोटर लिस्ट में मत रखो। ठीक है, उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का होना चाहिए। सो दिस फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड बाय ईसीआई वोटर पोर्टल। एक वोटर्स eci.gov.in एक साइट है जहां से आप ये फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर एक ईसीआई नेट ऐप है जिसको आपको, जहां पे आपको रजिस्टर करना है, अपना ईपीआईसी नंबर वहां पे डालना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना फोन नंबर डालना है, और जिस इंडिविजुअल को आपको चैलेंज करना है, अगर आपके पास उसका ईपीआईसी नंबर है तो बहुत बढ़िया, वरना उसकी कुछ डिटेल्स आप देंगे, एंड फिर आप एक अफर्मेशन साइन करेंगे कि जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, मेरी नॉलेज में ये बात बिल्कुल सही है और मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं चैलेंज करना चाहता हूँ, और अपना रीजन आप बताएंगे कि ये रीजन मुझे लगता है कि वो डेथ हो चुकी है, अंडर एज है, ये है, तो इसकी वजह से इनका जो नाम है उसको डिलीट कर दीजिए। अब क्या होगा, ये एक डिक्लेरेशन आपको साइन करनी पड़ेगी कि ये मेरी बेस्ट नॉलेज है। अब अगर ये गलत होती है, अगर आप जानबूझ के कोई गलत नॉलेज देते हैं, तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। ठीक है। अब क्या होगा, या तो आप फॉर्म खुद जाके जो बूथ लेवल ऑफिसर है उनको सबमिट कर लीजिए, या अगर आप ऑनलाइन ये जो पर्टिकुलर ऐप है ईसीआई नेट ऐप, इसके थ्रू अगर कर रहे हैं, इसके थ्रू अगर एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये एक सेंट्रलाइज पोर्टल है, तो जो ईआरओ है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, कंसर्न एरिया के, उन तक ये जो एप्लीकेशन है वो पहुंच जाएगी, एंड देन अल्टीमेटली वो फिर इंक्वायरी इनिशिएट करेंगे। अब इंक्वायरी में क्या होगा, इंक्वायरी में बेसिकली जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो फील्ड विजिट करेंगे। ठीक है, वो फील्ड विजिट करेंगे, वो वहां जाके एड्रेस पे जाके देखेंगे कि क्या हिसाब चल रहा है, क्या ये इंडिविजुअल अब जीवित है, क्या प्रॉब्लम है, अंडर एज तो नहीं है, या कुछ भी है। तो फिर
7 डेज का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, 7 डेज का नोटिस दिया जाता है एंड इंक्वायरी के बाद, और अगर कोई भी सामने से इंडिविजुअल नहीं आते हैं ऑब्जेक्शन के लिए, तो फिर डिलीट कर दिया जाता है और साथ में एक फील्ड इंक्वायरी भी कंडक्ट की जाती है। तो ऐसे ही उठ के किसी का भी नेम डिलीट नहीं होता। तो ये जो कहना है कि 6,000 वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है, अभी इस पे इंक्वायरी अगर करेंगे कि तो पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम रही होगी, क्यों इनको डिलीट किया गया है। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस है कि जो ईआरओज है वो बेसिकली एप्लीकेशंस रिसीव करेंगे एंड देन उन एप्लीकेशंस पर एक्ट करेंगे। वो 7 दिनों का समय देंगे रिस्पॉन्स देने के लिए, और 7 दिनों के अंदर अंदर अगर वो आते हैं तो एक इंक्वायरी, एक हियरिंग की जाएगी जिसमें वो अपना पक्ष सामने रखेंगे एंड देन अल्टीमेटली जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं वो फील्ड विजिट करेंगे, और वहां भी जाके जब वो सुनिश्चित हो जाएगा कि ये इंडिविजुअल को हटा देना चाहिए लिस्ट से, तो उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ? इस ऑनलाइन सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम जो यहाँ हाईलाइट की गई है कि जो आप ईपीआईसी कार्ड देंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने ईपीआईसी कार्ड तो दे दिया मेरा, बट नंबर दे दिया अपना, तो जो फोन आएगा इंक्वायरी के टाइम पे वो आएगा आपको, लेकिन ईपीआईसी कार्ड उधर होगा मेरा। तो ये एक मिसमैच है उस समय पे फॉर्म देने वाले टाइम पे, बट अल्टीमेटली बहुत सारे सेफगार्ड्स और भी हैं। हियरिंग होगी प्रॉपर, उस इंडिविजुअल को भी बुलाया जाएगा, आपको भी बुलाया जाएगा, देखा जाएगा कि आपका ऑब्जेक्शन सही है कि नहीं है। राइट, तो ये एक प्रॉब्लम है, गैप ये एक है, ईपीआईसी और फोन नंबर की लिंकिंग प्रॉपरली नहीं है एंड बस यही है। ठीक है, ईआरओ एक इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे एंड देन अल्टीमेटली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, इसके तहत कुछ सेफगार्ड्स मिले गए हैं और वो सेफगार्ड्स क्लेम भी कर सकते हैं, और अगर नहीं कोई सेफगार्ड है या वो इंडिविजुअल सच में ही ऑब्जेक्शनेबल है तो अल्टीमेटली उनको डिलीट कर दिया जाएगा वोटर लिस्ट से। तो यही आर्टिकल्स आज कुछ थे। होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, और कोई क्वेश्चन होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।